Hello students, welcome to the class of economics again. As you know that we are studying the chapter number 2 consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सब हम स्टडी कर रहे हैं। 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन दोनों पार्ट के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पहले उनको देखें तो ही ये जो इस वीडियो में इस पार्ट में जो हम समझ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का होता है संतुलन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर संतुलन है ना, इक्विलिब्रियम। संतुलन मतलब इनकम एंड सेटिस्फेक्शन। वो जो अपनी इनकम एक्सपेंड कर रहा है उससे जो सेटिस्फेक्शन है, अगर वो जितना चाहता है मिल गया, वो इक्विलिब्रियम में, संतुलन में अपने आप को वो सेटिस्फाइड मानता है। तो यहाँ पर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, उपभोक्ता के संतुलन को देखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। इट मीन्स अ सिचुएशन अंडर विच अ कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी इन सच अ वे दैट gives him maximum satisfaction and he feels no urge to change। ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि एक तो यहाँ पर अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च कर रहा है कि उससे सेटिस्फेक्शन उसको मैक्सिमम मिल जाए। सेकेंड, ही फील्स नो अर्ज टू चेंज, यानी अब एक बार अपने आप को ऐसी इस कंडीशन में पहुंचाने के बाद वो चेंज भी नहीं करना चाहता है। मतलब वो अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च कर रहा है, अपनी लिमिटेड इनकम को इस प्रकार से स्पेंड कर रहा है जिससे कि जो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है उससे जो सेटिस्फेक्शन उसको मैक्सिमम मिले। दूसरा, ऐसी कंडीशन में पहुंचने के बाद वो चेंज भी नहीं करना चाहे, मतलब ऐसी रेस्ट की कंडीशन है, यानी उसने अपने आप को इक्विलिब्रियम में मान लिया है, अब वो चेंज करना नहीं चाहता है। ओके, या फिर इसकी अदर डेफिनेशन क्या हो सकती है एक और, वो भी हम देख लेते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when a consumer maximizes his satisfaction spending his given income। वही वाली बात है, अपने सेटिस्फेक्शन को वो मैक्सिमम कर रहा है। ठीक है, across different goods and services it is a position of rest because consumer doesn't want to consume or buy less or more than that। मतलब वो उस कंडीशन में पहुंचने के बाद न तो एक्स्ट्रा कोई कंज्यूम करना चाहता है और न उस जितना अमाउंट वो कंज्यूम कर रहा है, न तो उससे कुछ एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करना चाह रहा है, न वो कम यूनिट कंज्यूम करना चाह रहा है। यानी जितनी यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, सपोज 5 यूनिट से उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल रहा है तो वो 5 यूनिट ही कंज्यूम करेगा, न तो वो 4 यूनिट कंज्यूम करेगा, न वो 6 यूनिट कंज्यूम करेगा। 5 यूनिट में वो अपने आप को सेटिस्फेक्शन मान रहा है, इक्विलिब्रियम मान रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम होगा। कैसे, वो हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो देर आर 2 अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू अटेन स्टेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 2 अल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है यूटिलिटी एनालिसिस, सेकंड है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस हम अब इसके बारे में समझेंगे। हमने यूटिलिटी एनालिसिस अब हम स्टडी करेंगे, तो उसमें यूटिलिटी क्या होती है, इसके पार्ट क्या होते हैं, मतलब इसके कितने टाइप्स हैं वो सब समझ चुके हैं। इससे रिलेटेड जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, वो क्या है वो भी हम देख चुके हैं। और इसकी एजम्पशंस, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इनमें क्या रिलेशनशिप होते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है इसका सेकंड पार्ट है, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले पार्ट्स में समझेंगे। अभी हमारा फोकस रहेगा यूटिलिटी एनालिसिस। हम इस पार्ट में, इस वीडियो में मेनली अपना फोकस पॉइंट ही होगा यूटिलिटी एनालिसिस, क्योंकि हमने अभी तक जो बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं वो सभी यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड है। यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, relationship between total utility and marginal utility and law of diminishing marginal utility। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर समझेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम यूटिलिटी एनालिसिस को ले तो रहे हैं, पर हम यहाँ पर कंडीशन ले रहे हैं, अलग अलग कंडीशन क्या ले रहे हैं। सपोज कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 1 गुड, मतलब किसी एक गुड को कंज्यूम कर रहा है, सपोज एक्स, तो वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में कैसे फाइंड कर पाएगा, कैसे रखेगा। ठीक है, उसके बाद हम 2 गुड को ले रहे हैं, सपोज एक्स एंड वाई, 2 गुड को कंज्यूम कर रहा है ना, 2 गुड कंज्यूम कर रहा है, तब उसका इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग इसकी मेन बेसिक्स हैं, वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे फर्स्ट है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यानी जब वो सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हो तब उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो उसके लिए जो बेसिक कंडीशन है वो आपके सामने है। इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है वो आपके सामने है, देख रहे हैं यहाँ पर
in case of one commodity, consumer attains equilibrium when he spends his money in such a way that a rupee worth of satisfaction from that commodity is equal to marginal utility of money. A rupee of worth of satisfaction is equal to marginal utility of money. मतलब जो satisfaction 1 रुपए से उसको मिल रहा है वो मनी के मार्जिनल से बराबर हो जाना चाहिए, तब वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में मानेगा। ये कहलाता अ रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब किसी सपोज 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 4 यूनिट किसी क्वांटिटी की, अरे यार, कंज्यूम कर रहा है, उससे उसको टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है 40 यूनिट और उसने 20 रुपीज उस पर स्पेंड किए। ठीक है, तो अ रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब 1 रुपए से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 2, है ना। तो यहां पर क्या बता रहा, अ रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन जो 2 आया, यहां पर 2 आया है, वो एमयूएम, अगर एमयूएम भी 2 है तो यहां पर दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो 1 रुपए से, है ना, 1 रुपी से उसको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाना चाहिए। बात साफ है कि यहां पर ये तो है उसका डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन, वो जो रुपया खर्च कर रहा है उस रुपए से अपने माइंड में कितना सेटिस्फेक्शन वो सेट कर रखा उसने, और ये है एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। वो जो कमोडिटी पर स्पेंड कर रहा है उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो है। ये दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाएंगे तो कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम में मानेगा। दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ओके, तो इससे रिलेटेड जो ये ध्यान रखना बेसिक कुछ है, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, PX प्राइस ऑफ कमोडिटी X, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, MUX अपॉन PX अ रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कमोडिटी X। जैसा भी मैंने आपको बताया, MUX अपॉन PX क्या, अ रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब हमने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए क्या माना है कि MUM को कांस्टेंट मान लिया। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो पढ़ा था, समझा था, उसमें भी हमने MUM को कांस्टेंट माना, स्टेबल माना है। तो हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट मानते हुए स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर ये चेंज होगा तो हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो सही से नहीं हो पाएगा। हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर जो रुपए खर्च कर रहा है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू nth यूनिट, तो सबसे जो डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है उसका वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आपके सामने टेबल है। इस टेबल में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि सिंगल कमोडिटी की कंडीशन में जब वो 1 यूनिट किसी कमोडिटी जब सिंगल कमोडिटी कंजप्शन कर रहा हो तो उस कंडीशन में उसका इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा। तो आपके सामने कुछ कॉलम दिए हुए वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो है यूनिट ऑफ एक्स, आप देख रहे हैं जैसे से 1 2 3 4 5 6 जो यूनिट्स हैं कमोडिटी की वो बढ़ती जा रही है। तो जो MUX है वो डाउन ट्रेंड में, मतलब एक्स कमोडिटी से जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है उसका कर्व या उससे जो मिलने वाली जो यूटिल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग ट्रेंड में है। इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बताता है कि एज द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी टेंड्स टू डिक्लाइन, जो आप देख रहे हैं आपके सामने है। और लास्ट पार्ट में हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप अच्छे से उसको समझ लें। ठीक है, और ये तो बात हो गई कि जैसे जैसे एक्स की यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो MUX डाउन ट्रेंड में। अब PX जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी X, वो हमने कांस्टेंट मानी, क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस चेंज होती है तो भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी कंजप्शन को आगे नहीं करना चाहता है, वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, तो PX भी यहाँ पर कांस्टेंट मानी। क्लियर। और MUM जैसा कि हमारे एजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो भी हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिया है। तो दोनों PX भी 4 और MUM भी 4 है। किसी कमोडिटी की प्राइस जो X की जो प्राइस है वो भी 4 रुपीज पर कांस्टेंट है, और MUM जो वो भी 4 यूटिल्स कांस्टेंट है। अब हमें इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशन चाहिए। एक तो क्या चाहिए, MUM जो हमारे पास है, दूसरा MUX अपॉन PX। वो रेशो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। MUX अपॉन PX सपोज 20 अपॉन 4, ये होगा MUX अपॉन PX 20 अपॉन 4, 5, 18 अपॉन 4, 4.5, 16 अपॉन 4, 4। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर कंटिन्यूसली जो MUX अपॉन PX है वो सभी रेशो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। क्लियर। तो कुल मिलाकर
कंज्यूमर का डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन, मतलब जो खर्च कर रहा है उससे उसका सेटिस्फेक्शन कितना चाहता है, और कॉमोडिटी के कंजप्शन रुपये वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसको 1 रुपए से एक्चुअल में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 1 रुपए से डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन उसका कितना है, और 1 रुपए से उसको खर्च करने पर जो कंज्यूम कर रहा है उससे उसको एक्चुअल सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, वो हम यहां पर समझेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट यूनिट अगर वो कंज्यूम करता है सपोज, ठीक है, तो जो रुपया उसने खर्च किया उसको कितना चाहिए, 4 यूटिल्स, जबकि मिल कितना रहा है, 5 यूटिल्स। आपके सामने है, फर्स्ट यूनिट अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसका जो डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है वो 4 यूटिल्स, जबकि एक्चुअल मिल रहा है 5 यूटिल्स, यानी जितना वो खर्च कर रहा है उससे उसको ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब वो कंजप्शन कंटिन्यू रखेगा। सेकेंड यूनिट कंज्यूम की उसने, तो उस कंडीशन से डिजायर्ड 4, एक्चुअल 4.5, इट मींस कंजप्शन शुड बी कंटिन्यू होगा, क्योंकि जितना वो खर्च कर रहा है उससे उसको ज्यादा मिल रहा है। थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहा है, डिजायर्ड 4, एक्चुअल भी 4, इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, वो कंप्लीटली फुल हो गई है, मतलब पूरी हो गई है। तो यहाँ पर वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में फाइंड करेगा, मतलब पाएगा, यानी जितना उसका जो सेटिस्फेक्शन था उतना उसको मिल रहा है, जितना वो डिजायर्ड था, जितना वो रुपया खर्च कर रहा है एक्चुअल में उसको मिल भी उतना रहा है। आगे वो कंजप्शन बढ़ाता है, जैसे कि अगर 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो डिजायर्ड 4, एक्चुअल 2.5, जाहिर है आगे कंजप्शन कंटिन्यू नहीं करेगा। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करता है तो डिजायर्ड 4, एक्चुअल 0, इसका मतलब कंज्यूमर को कितनी यूनिट कंज्यूम करनी चाहिए कि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में पाए, यानी वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 यूनिट, अगर वो 3 यूनिट एक्स कमोडिटी कंज्यूम करता है, 1 2 3 टोटल 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो उस कंडीशन में उसका जो MUM है, मतलब डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन एंड एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, MUX अपॉन PX, रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन, 1 रुपए से वो चाहता कितना है और 1 रुपए से एक्चुअल में मिल कितना रहा, दोनों इक्वल है, कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम में फाइंड करेगा। ओके, इस प्रकार से एक तो हो सकता है, यानी हम सब कुछ टेबल में शो करें, डायग्रामेटिकली डेटा लें, सब कुछ लें, ठीक है। अब आप सोचेंगे ऐसा कभी होता है क्या वास्तव में कि कोई कंज्यूमर किसी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमको मेजर कर सकें, MUX निकालें, है ना, और वो डाउन ट्रेंड में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने सिर्फ इसको माना है, एज्यूम किया है। इससे बेटरमेंट अप्रोच जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है यूटिलिटी एनालिसिस, इसका जो अगला जो बेटरमेंट के रूप में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो हम समझेंगे। मगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं बेटा बहुत, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेना। ओके, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सक रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने डायग्राम है। डायग्राम हम देख रहे हैं, 2 चीजें हैं, क्या है, एक तो MUM है, ठीक है, एक तो आपके सामने MUM है और सेकंड है MUX, दोनों आपके सामने दे रखी है। MUX एक्स कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है उसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं, ओके। तो एक्स कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो डाउन ट्रेंड में एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जैसे जैसे किसी कमोडिटी कंजप्शन इंक्रीज करेगा तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, जो मार्जिनल यूटिलिटी, वो डाउन ट्रेंड में होगी, वो आपके सामने क्लियर। और हमने जो इसकी जो सेकंड एजम्पशन मानी है कि MUM भी कांस्टेंट है, MUM में भी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या माना है कि जिस कमोडिटी एक्स को वो कंज्यूम कर रहा है उसकी प्राइस 1 रुपीज़ पर यूनिट है और वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। देख रहे हैं आप, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹1, क्लियर। और उस कंडीशन में अब अगर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, हमने क्या माना है कि MUM जो है वो 25 यूटिल्स है, देख रहे हैं आप यहाँ पर 25 यूटिल्स, MUM इज इक्वल टू 25 यूटिल्स, क्लियर। इसको हम यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं पूरा, MUM इज इक्वल टू 25 यूटिल्स, जो कि कांस्टेंट है, ये कोई चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद जो इसकी कंडीशन है MUX, ये वाली MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, अगर हमने प्राइस ऑफ एक्स 1 माना है तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 1, PX क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा MUM और ये हो गया MUX अपॉन PX, यानी ये जब होगा तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा।
और कैसे है वो आपके सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं आप। सब कुछ क्लियर है कि कंज्यूमर जब फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 90 यूटिल्स है, जबकि वो चाहता है कितना, ओनली 25 है। तो कंजप्शन कंटिन्यू रखेगा सामने आपके, है ना। अगर वो फोर्थ यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको कितना मिल रहा है, 60 यूटिल्स, जबकि चाहता कितना है, सिर्फ और सिर्फ 25 यूटिल्स। तो कंजप्शन कंटिन्यू रखेगा, उसको ज़्यादा मिल रहा है, जितना वो खर्च कर रहा है उससे उसको ज़्यादा मिल रहा है। अगर वो 7 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो भी आप देख रहे हैं MUX जो है वो ज़्यादा है और MUM यहाँ पर कम है। MUX इज मोर देन MUM। ओके, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा अपने पास, अगर वो 8th यूनिट कंज्यूम कर रहा है आगे तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये जो कंडीशन है वो अपने पास फुलफिल हो गई। वो जो मोर देन वाली थी वो अब क्या हो गई यहाँ पर, इक्वल, मतलब MUX और MUM दोनों बराबर हो गए। उसको मिल भी 25 यूटिल्स रहा है और डिजायर्ड भी उसका 25 यूटिल्स था। इसका मतलब वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंगल कमोडिटी कंडीशन में, यानी जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, तो वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में रख पाएगा। क्लियर? कब होगा, जब MUM और MUX दोनों इक्वल हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, वो यहाँ पर 8th यूनिट पर है। इससे पहले यानी ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है उसको, MUX इज मोर देन MUM, है ना। ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो क्या बता रहा है उसके लिए, जो MUX है वो MUM से ज़्यादा है, ये वाला पूरा ये। ठीक है, और उसके बाद अगर वो आगे बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये उसे लॉस हो रहा है, मतलब MUM तो है ज़्यादा और MUX है उसके लिए कम। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में कहाँ पाएगा, कि जब उसके लिए MUX और MUM दोनों बराबर हो जाएं। देख रहे हैं आप यहाँ, वो 25 यूटिल्स इज इक्वल टू 25 यूटिल्स। क्लियर? तो ये तो हो गया सिंगल कमोडिटी कंडीशन में, जब कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हो। अब जब कंज्यूमर 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, अगर कंज्यूमर 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उस कंडीशन में उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी वो पहले हम समझेंगे, और डायग्रामेटिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम आगे समझेंगे। तो ध्यान से समझना बेटा, जब कंज्यूमर जो है 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स 2 कमोडिटी, सपोज X, रेड ले लेते हैं थोड़ा सा ठीक रहेगा, X एंड Y, 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो उस कंडीशन में सिंपल, अ रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम X इज इक्वल टू अ रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम Y इज इक्वल टू MUM। सिंपल है कि X कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो MUX अपॉन PX, Y कंज्यूम कर रहा है तो MUY अपॉन PY, और MUM के इक्वल हो जानी चाहिए। साफ है, जो रुपये वो खर्च कर रहा है उसका जो डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है वो X से मिलने वाले जो 1 रुपया जो X पर कंज्यूम एक्सपेंड कर रहा है उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो Y पर जो एक्सपेंड कर रहा है उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो आपस में इक्वल हो जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? तो सिंपल, इन केस ऑफ 2 commodities, what is the condition for consumer equilibrium? Simply MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM। ये इसकी डिटेल है आपके सामने, MUX upon PX, a rupee worth of satisfaction from commodity X, MUY upon PY, a rupee worth of satisfaction from commodity Y, MUM, marginal utility of money. It implies that a consumer maximizes satisfaction from commodity X and Y when a rupee worth of satisfaction of money is same for commodity X and Y, जो भी हमने देखा है। क्लियर? अब हम इसको डायग्राम में समझें। बेटा डायग्राम थोड़ा सा बहुत क्या है, क्लिष्ट तो नहीं है, मतलब टफ तो नहीं है, तो आपको समझना है, यहाँ पर ध्यान देना है। एक बात हमने यहाँ पर मानी है कि PX और PY, मतलब X कमोडिटी की प्राइस ₹1 पर यूनिट है, Y की भी जो प्राइस है वो भी ₹1 पर यूनिट है। तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी, MUX इज इक्वल टू MUY इज इक्वल टू MUM, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाने चाहिए। ठीक है, MUM ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैं पास में ले लेता हूँ, कट जाएगा नहीं तो वो
एम यू वाई इज इक्वल टू एम यू एम, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है, पी एक्स को भी 1 मान लिया है, पी वाई को भी 1 मान लिया है, तो इन दोनों को लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अपने पास इक्विलिब्रियम कंडीशन यही रह जाएगी, एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई इज इक्वल टू एम यू एम। क्लियर? अब आपके सामने है डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायग्राम को थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x का कंजप्शन, y का कंजप्शन दोनों दे रखा है। ये एम यू एक्स है, यानी x कम्युनिटी से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। ये एम यू वाई है, y को कंज्यूम कर रहा है तो उससे मिलने वाला उसका सेटिस्फेक्शन कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। अब सपोज हमने क्या माना, पी एक्स इज इक्वल टू ₹1 एंड पी वाई इज इक्वल टू ₹1 पर यूनिट। अब इस कंडीशन में कंज्यूमर के पास सपोज ₹20 हैं, ठीक है, पी एक्स भी 1 है, पी वाई भी 1 है, तो ₹20 है। इसका मतलब वो दोनों ही कमोडिटी की टोटल यूनिट कितनी कंज्यूम कर पाएगा, 20 यूनिट्स। एक्स की भी ₹1 है, वाई की भी ₹1 है। हर यूनिट के लिए उसको ₹1 पे करना है और उसके पास ₹20, आप जानते हैं ₹20 हैं, तो जाहिर है वो कितने यूनिट्स कंज्यूम कर पाएगा, 20 यूनिट्स सामने आपके। तो अब वो 20 यूनिट्स एक्स और वाई दोनों की कर पाएगा, तो एक्स की कितनी करेगा 20 में से और वाई की कितनी कंज्यूम करेगा वो हमें देखना है। तो आपके सामने ये देख रहे हैं, वो 8 यूनिट तो कंज्यूम कर रहा है एक्स की और 12 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है वो वाई की। तो वो इक्विलिब्रियम में, क्यों? क्योंकि यहां पर एम यू एक्स एम यू एम को 8 यूनिट पे कंज्यूम कर रहा है और यहां पर एम यू वाई एम यू एम को 12 यूनिट पर कट कर रहा है। तो यहां पर एम एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई इज इक्वल टू एम यू एम है और यहां पर एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू एम है। ठीक है, वापस बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। यहां पर क्या कंडीशन है, एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू एम और यहां पर एम यू, कलर चेंज लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, एम यू वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ओके, यहां पर यानी वो 8 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक्स की और 12 यूनिट कंज्यूम कर रहा है वाई की, तो वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में पाएगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, कंज्यूमर विल इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स 8 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 12 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। क्यों? वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उसका एम यू एक्स को 8 यूनिट पे कट कर रहा है और यहां पर एम यू वाई को 12 यूनिट पर कट कर रहा है, उसके इक्वल है। क्लियर? अब हमने ये पढ़ा था कि एक बार कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम में आने के पास चेंज भी नहीं करना चाहता है, आने के बाद वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहेगा। चेंज करता है तो क्या कंडीशन का सामने होगी, अब क्या है, उसके पास कितने ₹20 हैं, ठीक है, और एम यू एक्स और पी एक्स एंड पी वाई दोनों ₹1, इसका मतलब वो 20 यूनिट्स कंज्यूम कर पाएगा, जो कि अभिनव देखा अभी। वो एक्स की तो कंज्यूम कर रहा है 8 यूनिट और वाई की कंज्यूम कितनी कर रहा है वो 12 यूनिट। अब अगर इसमें कोई चेंज करता है, वो चेंज कैसे, सपोज अगर वो एक्स की 1 यूनिट बढ़ा दे, एक्स की अगर इंक्रीज करेगा तो वाई की क्या करना, उसे डिक्रीज करना होगा, क्योंकि उसके पास ₹20 कांस्टेंट है और दोनों का अमाउंट ही 20 हो सकता है। ऐसा नहीं कि 9 यूनिट वो एक्स की कंज्यूम करे और उसकी 12 ही कंज्यूम करता रहे, तो वो 21 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो अगर उसे एक्स की यूनिट इंक्रीज करना है तो वाई की डिक्रीज करनी होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सपोज वो 8 से 9 करता है, इसको थोड़ा सा और लार्ज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सपोज अगर वो 8 से 9 करता है, ठीक है, देखना 1 यूनिट उसने एक्स्ट्रा बढ़ा दी एक्स की, तो क्या हुआ, उसको जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो कितना मिल रहा है, वो आपके सामने है, ये उसका एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन उसको मिला इतना। ठीक है, 9 यूनिट्स की इसकी हो गई है, इसका मतलब अगर उसने x की यूनिट बढ़ाई है तो y की यूनिट क्या करनी होगी, उसे कम करनी होगी।
वो 12 के बजाय कितनी कंज्यूम करेगा, 11। तो जैसे वो 11 कंज्यूम करेगा तो उसको जो मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फेक्शन था पहले से वो अब इतना कम मिलेगा। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने दोनों बता दी। ये तो है पर्पल एरिया, उसका लॉस है, और ये जो रेड एरिया है ये उसका गेन है। ये टोटल उसका गेन है। तो देख रहे हैं लॉस जो है वो ज्यादा है और गेन उसका कम है। तो उस कंडीशन में क्या वो चेंज करना चाहेगा? क्या वो 8 से बढ़ाकर 9 यूनिट एक्स की करेगा और वाई की 12 से 11 करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो गेन मिल रहा है, जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो उसके लॉस से ज्यादा है, सॉरी कम है। लॉस ज्यादा हो रहा है और उसको गेन कम हो रहा है, इसलिए वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज नहीं करेगा। वो एक्स की 8 यूनिट ही कंज्यूम करेगा और वाई की 12 यूनिट ही कंज्यूम करेगा और अपने आप को इक्विलिब्रियम में पाएगा। ओके, तो ये था इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, और उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो भी क्या है, वो भी देखा हमने सामने आपके। ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, MUX इज इक्वल टू MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। तो हमने यहाँ पर सिंगल कमोडिटी, जब कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंजप्शन कर रहा हो कैसे वो इक्विलिब्रियम में होगा वो समझा। जब वो टू कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हो, इन केस ऑफ टू कमोडिटी लाइक X एंड Y, तब अपने आप को इक्विलिब्रियम में कैसे रखेगा वो हमने यहाँ पर समझा डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो बेटा मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, अभी यहाँ पर हैं, तो अपना नाम टाइप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर आपने पूरा देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और उसका वर्क कैसे करना है वो आपको बताता हूँ मैं। इन केस ऑफ वन कमोडिटीज़ पूरा बता ही देता हूँ आपको मैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। इन केस ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है, आपको पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है, उसके बाद हेडिंग लिखना है यूटिलिटी एनालिसिस, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ये लिखना है। फिर इसकी ये कंडीशन है वो लिखनी है, इसका कंडीशन का डिस्क्रिप्शन MUX अपॉन PX, MUM PX MUM क्या है वो सब लिखने हैं, टेबल बनानी है और सिर्फ डायग्राम बनाना, वो एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इन केस ऑफ टू कमोडिटी हेडिंग लिखना है, ये जो कंडीशन है वो लिखनी है, कंडीशन की जो फुल फॉर्म है ना, ये सब MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY, MUM क्या है वो सब डिटेल में आपको डिटेल देनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये दोनों डायग्राम बनाने, बहुत अच्छे से बनाने हैं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कॉपी में काम टाइम पे करना है। ओके, नोटबुक में। और समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, एक बार वीडियो को पूरा वापस देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और लाइव क्लास में अपन और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बस बात यह है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो अच्छे से समझोगे तो लाइव क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं फिर, समझते हैं कुछ लाइव क्लास में टॉपिक्स और इससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो दूर करेंगे। ओके, और आगे आने वाले वीडियोस से हम समझेंगे कि जो इंडिफरेंस का एनालिसिस है वो क्या है, इससे जो बेसिक टर्म्स हैं बजट सेट, इंडिफरेंस का, इसके जो बेसिक्स हैं वो सब हम समझेंगे, और उसके बाद इंडिफरेंस कर के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा वो भी हम डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, है ना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरुजी, बाय बाय।